स्टूडेंट, कल आपको पीएच मान पढ़ाया था कि पीएच बराबर आपने पढ़ा था माइनस log एक्टिव मास ऑफ H प्लस। इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो आज आपके कुछ विलयन है, उनके पीएच रेंज लिखी है या पीएच मान। जैसे नंबर 1 है आपकी लाग खाना खाने से पहले 6.8 से 7.4 अर्थात छारी तक हो जाती है, और खाना खाने के बाद अम्लीय होती है, 7 से कम है ना, इसीलिए। नींबू का रस का पीएच मान 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और मूत्र यूरिन इसका पीएच मान 4.5 से 8.0 तक होता है। ये रेंज है, पीएच रेंज। बात सबको सुनाई। एवरेज लगभग 6 के आसपास होती है, लेकिन ये नॉर्मल रेंज है मूत्र की, ठीक। 4.5 से 8.0 तक ये टेबल आप बना सकते हो, ठीक। अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहला महत्व है हमारे पाचन तंत्र में पीएच का मुख्य कार्य है, ठीक। आप इसे एडिट नहीं डालेंगे, एक एक नंबर करके लिखेंगे, इसके बारे में समझा दे रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, ठीक। बुक में लिखा होगा, वहां भी पढ़ रहे ना, आपको समझा भी रहे कि जानते हो आमाशय में, हमारे आमाशय में जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है, और इसका पीएच मान लगभग 1.2 के आसपास होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उत्पादन होता है, ये आमाशय को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है कि जो आप भोजन खाते हो उसको पचा देता है, ठीक। और अपचय की स्थिति में, मतलब जब भोजन नहीं पचता तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक उत्पादन होता है, जिससे आमाशय में दर्द होने लगती है, जलन होने लगती है, और इसको दूर करने के लिए आप एंटासिड लेते हैं, ठीक। क्या लेते हो? एंटासिड। ये खाते हो जो एसिडिटी को कम कर दे। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी कर सकते हैं। ये एक दुर्बल क्षारक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। इसको खाने से क्या होता है, एसिडिटी नहीं बनती, अर्थात इस अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं, लेकिन अधिक नहीं उदासीन करेगा, अर्थात ये अम्ल कम बनेगा, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं, तो ये समझा दिया, लेकिन इसके बाद डिटेल से नहीं लिखना है, आप बुक से पढ़ सकते हो। सिर्फ एक नंबर लिखना है कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का मुख्य कार्य है, और क्या कार्य है वो आपको हमने समझाया, ठीक। तो सेकंड है पीएच परिवर्तन से दंत क्षय रोका जा सकता है। तो जो आपके दांत होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, ये कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, इस पर 2 + 3 माइनस। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इसे इनेमल कहते हैं। दांत के चारों ओर होता है, इसे कहते हैं इनेमल। ये दांतों को क्षय होने से रोकता है कि जब मुख के अंदर पीएच मान 5 से कम होने लगता है तो इसका क्षरण होने लगता है, बाहरी खोल का। तो ये कम क्यों होने लगता है, क्योंकि जैसे आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में या मसूड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया, वो अगर पदार्थ लगा रहेगा तो इसका निम्नीकरण द्वारा अम्ल का उत्पादन करते हैं, जिससे पीएच मान 7 से कम हो जाता है, अर्थात 5 के आसपास आ जाएगा, जिससे इसका क्षरण होने लगता है, ठीक है। जैसे आप कुल्ला करके थूक दिया, कभी कभी खाद्य पदार्थ या शर्करा वगैरह आपके मसूड़ों में, दांतों में चिपके रहेगा, ठीक। तो इसीलिए शाम को सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्षारीय पदार्थ होता है। सबको समझा रहा कि नहीं, आप ब्रश करते हो तो उसमें क्षार होता है, और सुबह भी करना चाहिए, जिससे अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन हो जाएगी और दांतों का क्षय रुक जाएगा, ठीक। तो पीएच परिवर्तन से दंत क्षय भी रोका जा सकता है इस प्रकार। थर्ड पॉइंट है पौधों और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता।
जानते हो कि जो जीवित प्राणी है उसके लिए भी एक पीएच परास निश्चित होता है। जैसे हमारा शरीर 7 से 7.8 तक सुख रूप से कार्य करता है, सुखदायक रूप से कार्य करता है। इससे कम या अधिक पीएच होने पर शरीर सही तरीके से कार्य नहीं करता। ठीक ऐसे पौधों की उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 के बराबर होना चाहिए, पौधों की अधिक उपज के लिए। और जब अम्लीय वर्षा होती है तब पीएच का मान जो है 5.6 से कम हो जाता है। और ये अम्लीय वर्षा का पानी जो है नदियों में, तालाबों में एकत्रित होता है, जिससे हमारे जलीय पौधे नष्ट हो जाते हैं और उसको पशु पीते हैं। ठीक, तो उनको भी हानि पहुंचती है। ठीक, तो ये दैनिक जीवन में पीएच का महापीय हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे सूचक, इंडिकेटर्स। तो वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग व क्षारीय विलयन में वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग और या वह क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, सूचक कहलाते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। ठीक, इन्हें अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग व क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है सूचक कहलाते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इस टेबल में बना दे रहे हैं हम। ये आपके सूचक हैं, ये अम्लीय विलयन में रंग और ये क्षारीय विलयन में रंग। सूचक जैसे देखा होगा लिटमस एक सूचक है। यह अम्लीय विलयन में लाल, क्षारीय विलयन में नीला। पढ़ा कि नहीं? अगर लाल लिटमस पेपर है तो लाल ही रहेगा, अगर नीला है और अपने में डुबा दे तो लाल हो जाएगा। क्षारीय विलयन में नीला, अगर नीला है क्षार में डुबाओगे तो नीला रहेगा, और लाल है तो नीला हो जाएगा, कुल मिलाकर नीला रंग आएगा। ठीक, बात से पूछना है कि नहीं? लिटमस। अगला आपका है फिनाल्फेथलीन। ये भी एक सूचक है। फिनाल्फेथलीन एक सूचक है। ये अम्लीय विलयन में रहता है रंगहीन, मतलब कलरलेस, और क्षारीय विलयन में इसका रंग होता है गुलाबी। अगर हम डालेंगे तो रंगीन होगा और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। ठीक, अगला है मेथिल ऑरेंज। आपके 2-3 उदाहरण बता दे रहे हैं। ये मेथिल ऑरेंज है, ये अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। ठीक, लिटमस अम्लीय विलयन में लाल, क्षारीय विलयन में नीला, फिनाल्फेथलीन रंगीन और गुलाबी रंग देता है, और मेथिल ऑरेंज ये अम्लीय विलयन में लाल रंग और क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। ये आपके सूचक है। ठीक, तो सूचक की परिभाषा क्या हुई कि वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है सूचक कहलाते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। ठीक, जैसे आपके 3 उदाहरण हो गए।